हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेजर चेस्ट क्लास 9 से एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बोंकू बाबूज फ्रेंड, मतलब बोंकू बाबू के दोस्त। और इस स्टोरी को लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा। ये स्टोरी जो है वो काफी लंबा है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। No one had ever seen बोंकू बाबू get cross. किसी ने कभी भी बोंकू बाबू को गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। To tell the truth, यदि अगर सच बताया जाए, it was difficult to imagine what he might say or do if one day he did get angry. ये इमेजिन करना, ये कल्पना करना काफी मुश्किल था कि यदि एक दिन सच में बोंकू बाबू को गुस्सा अगर आ भी जाए तो वो क्या कहेंगे या क्या करेंगे, इसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल था। It was not as if there was never any reason for him to lose his temper. अब बताया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बोंकू बाबू के लाइफ में कभी ऐसा कोई मौका ही ना आए कि जब वो अपना आपा खो दें। मतलब ऐसा कभी हुआ ही ना हो कि जब वो गुस्सा हो जाएं। इस तरह के कई सारे चांसेस उनके लाइफ में आए थे जब वो अपना आपा खो सकते थे, जब वो गुस्सा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। For the last 22 years, Bonku Babu had taught geography and Bengali at the Kankurgachi Village Primary School. बताया गया है कि पिछले लगभग 22 सालों से बोंकू बाबू जो हैं वो कांकुरगाछी गांव के एक प्राइमरी स्कूल में ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ा रहे थे। मतलब पिछले 22 सालों से उन्होंने उस कांकुरगाछी प्राइमरी स्कूल में ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ाया था। Every year a new batch of students replace the old one. हर साल क्या होता था कि हर साल नए स्टूडेंट्स का एक बैच पुराने स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर देता था। मतलब पुराने स्टूडेंट्स की जगह पर नए स्टूडेंट्स आ जाते थे। बट ओल्ड और न्यू, द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बोंकू बाबू कंटिन्यूड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स भले पुराने हो या नए, लेकिन बेचारे बोंकू बाबू को चिढ़ाने की जो प्रथा थी, बेचारे बोंकू बाबू को चिढ़ाने की जो परंपरा थी बच्चों में, वो हमेशा कंटिन्यू रहती थी। चाहे पुराने हो या नए बच्चे, हमेशा वो लोग बोंकू बाबू को चिढ़ाते रहते थे। सम ड्रू हिज कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड। कुछ बच्चे तो बोंकू बाबू का कार्टून ब्लैक बोर्ड पे ड्रू करते थे। Others put glue on his chair. कुछ बच्चे तो उनके कुर्सी पर ग्लू लगा देते थे। On the night of Kali Puja, they lit a chasing rocket and set it off right behind him. एक दिन काली पूजा की रात, काली जो माता होती हैं, तो एक दिन काली पूजा की रात क्या हुआ, इन बच्चों ने, इन शरारती बच्चों ने जो रॉकेट होता है उसमें आग लगाया और उस रॉकेट को बोंकू बाबू के पीछे लगा दिया, उसके पीछे छोड़ दिया। बोंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाय एनी ऑफ दिस। लेकिन बच्चे चाहे जितना भी मजाक कर ले, उनके साथ जितना भी प्रैंक कर ले, बेचारे बोंकू बाबू कभी भी गुस्सा नहीं होते थे। ओनली समटाइम्स ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, शेम ऑन यू बॉयज। कभी कभी बोंकू बाबू अपना गला साफ करते थे, लाइक और कहते थे, शेम ऑन यू बॉयज, अरे लड़कों शर्म करो, शर्म से डूब मरो। ये अच्छी आदत नहीं है कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। One of the reasons for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. अब बताया गया है कि बोंकू बाबू गुस्सा नहीं करते थे, वो हमेशा शांत रहते थे। और ये जो उनकी शांति थी, वो पता नहीं किस हिसाब से इस गुस्से को पाल करके रखते थे। तो बताया गया है कि कई सारे ऐसे रीजन थे जिन रीजंस की वजह से वो गुस्सा नहीं करते थे, वो शांति बनाए रखते थे। लेकिन उनमें से एक रीजन था, वो ये था कि यदि वो गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने की वजह से उनकी जॉब चली जाती है, तो इस उम्र में एक दूसरा जॉब ढूंढना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं पढ़कर बताता हूं कि ये बात कहाँ लिखी गई है। If he did lose his temper
and left his job in a fit of pique. He knew how difficult it would then be to find another at his age. बताया गया है कि यदि वो गुस्सा हो जाते हैं, यदि वो अपना आपा खो देते हैं, तो उन्हें ये बात पहले से पता है कि इस उम्र में एक दूसरा जॉब ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा. Another reason was that Another reason was that in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters. और कुछ और भी रीजन थे जिससे कि वो अपना आपा नहीं खोते थे, जिससे कि वो गुस्सा नहीं होते थे. और दूसरा रीजन क्या बताया गया है कि लगभग हर क्लास में, भले ही पूरा क्लास जो है वो प्रैंकस्टर से भरा पड़ा था, पूरा ही क्लास जो है वो जोकरों से, डमीज से भरा पड़ा था, नालायकों, निकम्मों से भरा पड़ा था, लेकिन हर क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो कि काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे. टीचिंग this handful of good boys was so rewarding that to Bonku Babu that alone made life as a teacher worth living. और इन्हीं कुछ मुट्ठी भर अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाना बोंकू बाबू के लिए काफ़ी रिवार्डिंग था. मतलब इन बच्चों को पढ़ाकर वो काफ़ी अच्छा फील करते थे और यही एकमात्र ऐसी फीलिंग थी जिसको लेकर के वो एक टीचर की तरह बड़ा खुशी खुशी जी रहे थे. At times, he invited those boys to his house, offered them snacks, and told them tales of foreign lands and exciting adventures. अब यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभार बोंकू बाबू इन अच्छे स्टूडेंट्स को अपने घर पर भी बुलाया करते थे, उन्हें स्नैक्स खिलाते थे और उन्हें दूसरी देशों की, जैसे कि फॉरेन लैंड्स का मतलब हो गया जो जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, दूसरे देशों की कहानियां और एक्साइटिंग एडवेंचर्स उन्हें बताया करते थे. ही टोल्ड देम अबाउट लाइफ इन अफ्रीका. वो ये बताया करते थे कि अफ्रीका में लोगों की जिंदगी कैसी है. द डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ पोल को कैसे डिस्कवर किया गया था. द फिश इन ब्राजील दैट एट ह्यूमन फ्लैश. और ब्राजील में एक फिश की स्पीसीज है, मछली की एक प्रजाति है जो कि इंसानों का मांस खाती है. एंड अबाउट एटलांटिस द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी. और यहाँ तक कि बोंकू बाबू उन बच्चों को एटलांटिस के बारे में भी बताते थे. और ये एटलांटिस क्या है, तो एक कॉन्टिनेंट है, एक 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 महाद्वीप है जो कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर अब डूब चुका है. तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि बोंकू बाबू लगभग उन्होंने 22 सालों तक ज्योग्राफी पढ़ाया था, तो एक अच्छे ज्योग्राफी के टीचर हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में बोंकू बाबू को एक अच्छा खासा नॉलेज है. He was a good storyteller. He always had his audience enthralled. और यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि बोंकू बाबू जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं. वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं और जब कभी भी वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो उनके जो ऑडियंस होते हैं, जो कहानी सुनने वाले होते हैं, वो हमेशा रोमांचित रहते हैं. मतलब वो और सुनाओ, ये इस तरह से वो काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं उनकी कहानी सुनने के लिए. ड्यूरिंग द वीकेंड पे क्या होता है, बोंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजुमदार्स हाउस टू स्पेंड द इवनिंग्स विद अदर रेगुलर्स. तो हर वीकेंड पे बोंकू बाबू एक लॉयर हैं जिनका नाम, एक वकील हैं जिनका नाम है श्रीपति मजुमदार, उनके घर जाते हैं, वहां पर जाते हैं और बाकी दोस्तों के साथ बैठकर शाम गुजारते हैं. On a number of occasions, he had come back thinking, enough, never again. और कई बार जब वो श्रीपति मजुमदार जो कि लॉयर हैं उनके घर से वापस लौटते थे तो वो यही सोचते हुए लौटते थे कि वो अब कभी भी दोबारा वहां पर नहीं जाएंगे. The reason was simply that he could put up with the pranks played by the boys in his school, but when grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. तो अब ये रीज़न था, सिंपल सा रीज़न था कि वो ऐसा क्यों सोचते थे कि वो फिर से श्रीपति मजुमदार के घर नहीं जाएंगे. तो रीज़न ये था कि भले ही उनके स्कूल के जो बच्चे थे और वो बच्चे जब उनके साथ मजाक करते थे तो वो उनके मजाक को, उनके प्रैंक्स को वो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन जब अधेड़ उम्र के जो ग्रोन अप पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, जब वे लोग भी बोंकू बाबू के साथ मजाक करना शुरू कर देते थे तो इस मजाक को बोंकू बाबू के लिए सहना जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी मुश्किल हो जाता था.
एट दीज अड्डाज, अब आपको पता है ना अड्डा किसे कहते हैं, जहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर लोग गॉसिप करते हैं, उसको हम लोग अड्डा कहते हैं। एट दीज अड्डाज दैट श्रीपति बाबू होस्टेड इन द इवनिंग्स, nearly everyone poked fun at Bonku Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. अब बताया गया है कि ये जो अड्डा है जिसकी मेज़बानी श्रीपति बाबू जो कि वकील हैं वो करते हैं, शाम में ये अड्डा लगता है और लगभग उस अड्डे पे आने वाला हर एक इंसान बोंकू बाबू के साथ मजाक करता है और कभी कभी तो वो मजाक इतना ज़्यादा होता है कि अब मानो कि इनके सब्र की बांध जो है वो टूटने वाली है। Only, only the other day, less than 2 months ago, they were talking about ghost. अब यहाँ पर बताया गया है कि बस 2 महीने से पहले ही, आई थिंक 2 महीने के समय से पहले ही किसी एक दिन ये लोग भूतों के बारे में, घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। यूजुअली बोंकू बाबू केप्ट हिज माउथ शट। अब अक्सर क्या होता है कि जब इस अड्डे पे लोग बातें करते हैं तो बोंकू बाबू का मुंह जो है वो हमेशा बंद होता है, अक्सर बंद होता है, मतलब वो ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। लेकिन जब ये लोग भूतों के बारे में बात कर रहे थे उस दिन पता नहीं बोंकू बाबू को क्या हो गया, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। दैट डे for some unknown reason he opened it and declared that he was not afraid of ghost and that was all। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ बोंकू बाबू के साथ कि उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और उन्होंने ये घोषणा करते हुए, ये डिक्लेयर करते हुए कहा कि सुनो, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, बस इतना ही तो उन्होंने कहा। but it was enough to offer a golden opportunity to the others। लेकिन बोंकू बाबू का बस इतना ही कहना दूसरे लोगों को एक बहुत ही सुनहरा मौका देने जैसा था। On his way back home later that night, बोंकू बाबू was attacked by a spook। स्पूक का मतलब भूत। और उसी रात बाद में जब बोंकू बाबू वापस अपने घर लौट रहे थे तो बोंकू बाबू के ऊपर एक भूत ने हमला कर दिया। As he was passing under a tamarind tree, a tall, thin figure leaped down and landed on his back। और जैसे ही बोंकू बाबू एक इमली, हाँ टैमरिन ट्री को हम लोग इमली का पेड़ कहते हैं, तो जैसे ही बोंकू बाबू एक इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे उनके पीठ के ऊपर एक लंबा पतला सा चीज जो है, मतलब कोई इंसान था जो कि भूत के बेस में था, वो उनके पीठ पर आकर गिरता है, उनके पीठ पर लैंड करता है। As it happened, this apparition, अब apparition किसे कहते हैं, भूत प्रेत को हम कहते हैं apparition। As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting। अब जब उस अड्डे पर बोंकू बाबू ने ये घोषणा कर दिया था कि वो भूतों से नहीं डरते हैं, तो शायद उसी अड्डे पर उसी मीटिंग में किसी ने ये प्लान बनाया कि चलो इन्हें हम डराते हैं। तो जैसे कि उन्होंने प्लान बनाया था कि हम किसी को भूत बनाएंगे और हम बोलेंगे कि वो अपने शरीर पर चारों तरफ जो है वो स्याही मल ले, स्याही लगा ले, और उस इंसान ने अपने शरीर पर चारों तरफ स्याही लगा ली थी और वो इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और वहां से उनके शरीर के ऊपर कूद गया था। बोंकू बाबू वॉज नॉट फ्राइटन, लेकिन इस बात से बोंकू बाबू डरे नहीं थे। बट ही वॉज इंजर्ड, भले ही वो डरे नहीं लेकिन वो चोटिल हो गए, उन्हें चोट लग गई क्योंकि एक ऊंचाई से कोई इंसान उनके ऊपर कूद पड़ा था। फॉर 3 days हिज नेक एक्ट, लगभग 3 दिनों तक उनके गले में दर्द था। वर्स्ट ऑफ ऑल, हिज न्यू कुर्ता वॉज टॉर्न एंड इट हैड ब्लैक स्टैंड्स ऑल ओवर। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उनका जो नया कुर्ता है वो फट गया और उसके ऊपर चारों तरफ स्याही लग गई, स्याही के दाग धब्बे लग गए। What kind of a joke was this? और वो सोचते हैं अरे ये किस तरह का मजाक था, ये कितना धब्बा और घटिया मजाक था। धब्बा नहीं, भद्दा, यस, ये कितना भद्दा और घटिया मजाक था। इवन सो बोंकू बाबू हैड टू कम टू दीज मीटिंग्स। अब भले ही इतना हो गया लेकिन बोंकू बाबू को इस तरह की मीटिंग्स में आना ही पड़ता था। इफ ही डिडंट, व्हाट वुड श्रीपति बाबू थिंक? और यदि वो इन मीटिंग्स में न आए तो फिर श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे? Not only was he a very important man in the school committee and in the village, but he couldn't do without Bonku Babu।
who could provide amusement to all। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो श्रीपति मजुमदार जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल कमेटी के एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, बल्कि वो गांव के भी एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया है कि श्रीपति बाबू का धाक चलता है पूरे गांव में, उनकी तूती बोलती है, मतलब गांव के वो एक जाने माने हस्तियों में से एक है। और आगे ये मेंशन किया गया है कि इतना इतना बड़ा आदमी और इतना जाना माना आदमी बोंकू बाबू के बिना कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बोंकू बाबू जब तक उनकी मीटिंग्स में न जाएं, उस अड्डे पर न जाएं, तो फिर किसी के लिए भी कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा, क्योंकि बोंकू बाबू पे ही सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और लोग मजे करते हैं। On one particular day, the topic of conversation was space। अब एक दिन, किसी खास दिन, जब लोग बातें कर रहे थे उस अड्डे पे, तो जो टॉपिक था उनके बात करने का, जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक था, वो था स्पेस। मतलब वे लोग अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे थे। इन अदर वर्ड्स दे वर टॉकिंग ऑफ स्पेसशिप्स एंड स्पेस ट्रैवल। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे लोग स्पेसशिप्स मतलब अंतरिक्ष यान और स्पेस ट्रैवल मतलब अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के बारे में बातें कर रहे थे। Soon after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky। अब बताया गया है कि सूरज के डूबने के बाद मतलब सूर्यास्त होने के बाद आसमान के नॉर्दर्न साइड में मतलब नॉर्दर्न स्काई में प्रकाश के एक छोटे से पॉइंट को, एक मूविंग पॉइंट को, मतलब प्रकाश के एक लॉ को आसमान में मूव करते हुए देखा गया था नॉर्दर्न साइड में। A similar light was seen 3 months ago। और बिल्कुल इसी तरह की एक रोशनी 3 महीने पहले भी देखी गई थी, which had led to much speculation। और उस लाइट को देखकर लोगों ने बहुत सारा अंदाज़ा लगाया था कि ये है, वो है, फलाना है, ये चीज़ें हैं। In the end, it had turned out to be a Russian satellite। और लेकिन अंत में ये पता चला कि अरे ये प्रकाश की रोशनी और ये जो पॉइंट ऑफ लाइट जो है, जो कि नॉर्दर्न स्काई में मूव कर रही थी, वो एक रशियन सैटेलाइट थी जिसका नाम क्या था? खोदका। और वॉज इट फोस्का? अब पता नहीं क्या नाम था, खोदका था या फोस्का था। एनीवे, दिस सैटेलाइट वाज सपोज टू बी गोइंग राउंड द अर्थ at a height of 400 miles and providing a lot of valuable information to scientists। अब बताया गया है कि भले ही इसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो खोदका हो या फोस्का हो, ये हम कह सकते हैं कि इस सैटेलाइट को धरती से लगभग 400 मील की ऊंचाई से होकर गुजरना था और साइंटिस्ट को काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने थे। That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light। और उस रात को, जिस रात को उस सैटेलाइट को देखा गया, बोंकू बाबू वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस लाइट को देखा था। Then he called निधु बाबू and showed it to him। फिर बोंकू बाबू ने निधु बाबू को बुलाया और उसे दिखाया कि देखो वो आसमान में किस तरह की रोशनी है। However, when he arrived at the meeting, he found that Nidhu Babu had coolly claimed full credit for being the first person to see it and was boasting a great deal about। लेकिन जैसे ही बोंकू बाबू मीटिंग में पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अरे निधु बाबू जो हैं वो मतलब उस लाइट को, आसमान में देखे गए उस लाइट को देखने का, पहली बार सबसे पहले देखने का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से अपने आप पर ले लिया है। सारा क्रेडिट उन्होंने अपने आप पर ले लिया है और उसके बारे में वो लंबी लंबी हाँक रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। बोंकू बाबू सेड नथिंग। इस बात पर बोंकू बाबू ने कुछ नहीं कहा, भले ही वो सुन रहे थे उसकी झूठी बातें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नो वन इन द ग्रुप न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स। और उस अड्डे पे जितने लोग बैठे थे, उस मीटिंग में जितने लोग थे, उनमें से किसी को भी सैटेलाइट्स के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं था। लोगों के पास सैटेलाइट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम ऑफरिंग देयर व्यूज। लेकिन भले ही इन लोगों के पास सैटेलाइट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तक न हो, लेकिन इस चीज़ ने उनको अपने अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका। मतलब सभी लोग ज्ञानी बन रहे थे और अपने अपने ज्ञान छोड़े जा रहे थे। सेड चंडी बाबू। अब यहाँ पे चंडी बाबू उसी ग्रुप के एक मेंबर हैं और वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। Somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press gets all excited about all humbug।
तो चांडी बाबू कहते हैं, अरे कोई इंसान आसमान के किसी एक कोने में एक हल्की सी रोशनी देखता है, एक प्रकाश की हल्की सी किरण या एक हल्की सी पुंज देखता है, और सारा प्रेस जो है, सारी मीडिया जो है वो इस बात को लेकर एक्साइटेड हो जाती है, ऑल हम बैग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। राम कनाई, अब यहाँ पे एक नाम आया है राम कनाई, उसी ग्रुप का, उसी अड्डे का एक इंसान है। राम कनाई काउंटर्ड दिस रिमार्क। अब चांडी बाबू ने जो बात कही उसको काउंटर किया गया, उस बात को टोका गया राम कनाई के द्वारा। ही वॉज स्टिल यंग। राम कनाई जो है वो अभी भी यंग है, ये अधेड़ नहीं है, राइट। तो ये न्यू जनरेशन का इंसान है, हम ये कह सकते हैं। तो राम कनाई क्या कहता है, no, it may not be any of us here, but it is a human achievement, surely, and a great achievement at that. राम कनाई कहता है कि भले ही हम में से यहाँ पर जितने लोग हैं वो सैटेलाइट्स के बारे में नहीं जानते या हमने इस सैटेलाइट को नहीं बनाया, लेकिन आखिरकार ये हम इंसानों की ही उपलब्धि है, और ये एक बहुत ही महान उपलब्धि है, ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है हम इंसानों के लिए। वेल, you wouldn't expect a bunch of monkeys to do that, would you? और फिर राम कनाई आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बंदरों का एक झुंड इस तरह के सैटेलाइट को बना लेगा? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? अगर हम इंसान नहीं करें तो क्या बंदरों का एक झुंड इस तरह के सैटेलाइट को बना पाएगा? All right, said नीदू बाबू, let's not talk of satellites. तभी नीदू बाबू टपक पड़ते हैं और वो कहते हैं, चलो ठीक है, चलो हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ मशीन गोइंग राउंड द अर्थ, दे से। और वैसे भी लोग कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो बस एक मशीन है जो कि धरती के चारों तरफ घूमता रहता है, नो डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिनिंग टॉप। और ये सैटेलाइट जो है वो एक नाचते हुए लट्टू, जो कि लट्टू धागे से हम लोग नचाते हैं ना, एक नाचते हुए लट्टू से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो एक नाचता हुआ लट्टू और एक सैटेलाइट लगभग एक जैसी चीजें हैं। और टॉप वुड स्टार्ट स्पिनिंग इफ यू गॉट इट गोइंग। यदि तुम एक लट्टू को नचाओ तो वो भी नाचना शुरू कर देता है। और अ फैन वुड स्टार्ट टू रोटेट इफ यू प्रेस्ड अ स्विच। या तुम अगर एक स्विच दबाओ तो एक पंखा भी रोटेट करना, नाचना शुरू कर देता है। और सैटेलाइट्स इज द सेम। और एक सैटेलाइट जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। बट थिंक ऑफ अ रॉकेट। लेकिन एक काम करो, एक रॉकेट के बारे में सोचो। दैट कांट बी डिसमिस्ड सो इजली, कैन इट? लेकिन एक रॉकेट जो है ये बड़ी बात है, ये कमाल की बात है। तुम रॉकेट को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम एक रॉकेट को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? चांडी बाबू रिंकल्ड हिज नोज। अब चांडी बाबू क्या करते हैं, अपने नाक को सिकोड़ते हैं और कहते हैं, अ रॉकेट? क्या? वाई, व्हाट गुड इज अ रॉकेट? क्या, क्यों, रॉकेट में ऐसा क्या है? All right, if one was made here in our country, यदि एक रॉकेट हमारे देश में बना होता, took off from the मैदान in कलकत्ता, और वो रॉकेट कलकत्ता के किसी मैदान से छोड़ा गया होता, and we could all go and buy tickets to watch the show, और उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हम वहाँ पर जा पाते और टिकट खरीद कर इस शो को हम देख पाते। वेल देन दैट वुड बी नाइस, तो ये अच्छा होता ना। बट अभी यहाँ पर चांडी बाबू और भी चीज़ें कहने वाले होते हैं, तभी राम कनाई उसे इंटरप्ट करता है और क्या कहता है, यू आर राइट अग्रीड राम कनाई। राम कनाई कहता है कि हाँ चांडी बाबू आप बिल्कुल सही हैं। अ रॉकेट हैज़ नो मीनिंग फॉर अस हियर इन दिस विलेज। हमारी इस गांव में वैसे भी रॉकेट का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर बैठकर रॉकेट के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट। अब यहाँ पे भैरव चक्रवर्ती बोल पड़ते हैं, जो कि बंकू बाबू के एक दूसरे फ्रेंड है। सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट अराइव्ड ऑन अर्थ। वाओ। सो भैरव बाबू ही केम अप विद वेरी डिफरेंट आइडिया। वो क्या कहते हैं, मान लो कि इस धरती पर किसी दूसरे प्लैनेट से, किसी दूसरे ग्रह से कोई प्राणी आ जाए। So what? Even if it did, you and I would never be able to see it. तभी उनमें से कोई जो है वो भैरव चक्रवर्ती को रिप्लाई करता है कि हाँ तो क्या, भले ही अगर वो आ भी जाए तो भी तुम और मैं उसे नहीं देख पाएंगे। Yes, that's true enough. हाँ ये बात बिल्कुल सही है।
Everyone turned their attention to their cups of tea. अब इतना सारा बात होने के बाद सभी लोगों का ध्यान उनके चाय के प्याले की तरफ जाता है। There did not seem to be anything left to be said, और ऐसा लगता है कि अब किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। सभी ने अपनी भड़ास निकाल ली है, सभी ने अपनी बातें कह ली है। After a few moments of silence, Bonku Babu cleared his throat and said gently, Suppose, suppose they came here. और थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद, थोड़ी देर के शांति के बाद बोंको बाबू एक बार फिर से अपने गले को साफ करते हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही जेंटली कहते हैं, मान लो यदि वो यहाँ आ जाएं। नीदू बाबू फीलिंग टोटल अमेजमेंट, नीदू बाबू जो है वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं। हे बंकम वांट्स टू से समथिंग, और वो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, बंकम, बंकम कैसे बोला गया, बोंको बाबू के, हे सुनो सुनो, बंकम जो है वो कुछ कहना चाहता है। What did you say, बंकम, बंकम तुमने क्या कहा? Who is going to come here? कौन यहाँ आ रहा है? Where from, और कहाँ से आ रहा है? बोंको बाबू repeated his words, his tone still gentle. बोंको बाबू एक बार फिर से अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं और उनका टोन जो है वो अभी भी जेंटल है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। Suppose someone from a different planet came here, कि मैंने कहा कि मान लो कि कोई किसी दूसरे ग्रह से यहाँ पर आ जाए। As he did so often, Bhairav Chakravarti slapped Bonko Babu's back loudly and rudely, grinned and said, Bravo! What a thing to say! Where is a creature from another planet going to land? Not Moscow, not London, not New York, not even Calcutta, but here in Kankurgachi. You do think big, Bunkam, don't you? अब इस पैराग्राफ को हमें समझना होगा। अब जैसे ही बोंकू बाबू कहते हैं कि मान लो कि किसी दूसरे प्लैनेट से, किसी दूसरे ग्रह से हमारी इस धरती पर कोई दूसरा प्राणी आ जाए तो क्या होगा, तो भैरव चक्रवर्ती, उनकी आदत थी कि जब कभी भी बंकम या बोंकू बाबू कुछ कहते थे तो वो भैरव चक्रवर्ती उनको उनके पीठ पे ऐसे जोर जोर से मारा करता था, चांटा मारा करता था। तो एक बार फिर से उसे जोर से स्लैप करता है और रूडली स्माइल करते हुए, ग्रीन कहने का मतलब होता है स्माइल करना, खिलखिला करके हंसते हुए कहता है कि अरे वाह, ब्रावो, अरे क्या चीज कह दी तुमने, अच्छा तो किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर कोई दूसरा प्राणी लैंड करने वाला, अच्छा तो वो जो दूसरा प्राणी दूसरे प्लैनेट से आएगा तो वो मॉस्को में नहीं आएगा, वो लंदन में नहीं आएगा, वो न्यूयॉर्क में नहीं आएगा, ना ही वो कोलकाता में आएगा, नहीं, बल्कि तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ कांकुरगाची में आएगा? अरे बंकम, तुम बहुत बड़ा सोचते हो, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, है ना? बोंकू बाबू फेल साइलेंट। अब इस बात को सुनकर बोंकू बाबू एकदम चुप हो जाते हैं और अब हम लोग भी चुप हो जाते हैं। इस कहानी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। बोंकू बाबू जब चुप हो जाते हैं उसके बाद से कहानी कैसे आगे बढ़ती है इसको हम लोग देखेंगे इसी सीरीज के पार्ट 2 में। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। सो सी यू इन द पार्ट 2, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।